तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बता दूं मैं कि बिहार करंट अफेयर का बहुत ज्यादा महत्व है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। तो भाई जनवरी से लेकर जुलाई तक आपका न्यूज़पेपर कटिंग संभाल के रखा हुआ हूं और इसे आप ले सकते हैं। तो भाई नंबर दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मात्र 29 रुपया के सहयोग से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या क्या है आपके लिए करंट अफेयर में। जी पहला देखिए यहाँ पे नीतू चंद्रा जी अभिनेत्री है नीतू चंद्रा और बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनाई गई है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनी है। भाई काम क्या है इनका? तो काम ये है कि लोगों को वोट देने के बारे में बताएंगी, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगी, जागरूकता बढ़ाएंगी। यही इनका काम रहेगा और ये क्वेश्चन में आ सकता है। और आपको पता है ना कि गरम मसाला एक फिल्म आया था जिसमें अक्षय कुमार थे और जॉन इब्राहिम थे, उसमें भी अभिनेत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। और तो और यहाँ पे देखिए ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 9 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और बिहार की पहली मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी है, पदक जीत चुकी है, जिससे बिहार का नाम रोशन की है। यहाँ तक कि निर्माता के तौर पर नीतू चंद्रा ने अपनी पहली मैथिली फिल्म मिथिला मखाना, और भाई देख लीजिए मिथिला मखाना कितना फेमस, आपको अभी भी फेमस चल रहा है, तो उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ये न्यूज देखिए, पटना में देश का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। तो भैया देश का सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल के 99 वर्षगांठ यानी स्थापना दिवस के अवसर पे स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज है कि भाई कितना लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 200 लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार होने वाला है। और इस कॉलेज में क्या क्या सुविधा रहेगा? तो भाई 5 मंजिला भवन बनेगा, यहाँ 200 बेड होंगे, 500 सीट वाला एसी सभागार होगा, उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं होंगी, आवासीय सुविधा यानी शिक्षक के लिए, चिकित्सकों के लिए, डॉक्टरों के लिए और छात्रों के लिए आवासीय सुविधा भी मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए बंका में बनेगा परमाणु बिजली घर, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? तो बस आप याद रखिएगा। ऐसे में बता दूं कि परमाणु बिजली घर आपका सबसे पहले महाराष्ट्र में खुला था, तारापुर में, गुजरात में आप तो जानते हैं काकड़ापाड़ा, राजस्थान में है रावत भाटा, कर्नाटक में है कैगा, तमिलनाडु में है कुंडनकुलम और कलपक्कम, और यूपी में है आपका नरोला। तो अब बिहार में भी स्थापित होने वाला है। तो देखिए ये प्रस्ताव है, इसीलिए बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। जी नीतीश कुमार जी का यह घोषणा है चुनाव से जस्ट पहले कि युवाओं के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें क्या है संरचना, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि बिहार आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, यहाँ पे देखिए एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे, और जिसकी अधिकतम आयु कितनी होगी? तो 45 वर्ष होगी। तो ये है आयोग का संरचना। अब बात करते हैं आयोग का कार्य क्या है। तो देखिए कार्य क्या है, ये सिफारिश देंगे, सरकार को बताएंगे कि कहां पे रोजगार मिलने वाला है। यहाँ देखिए राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में प्राथमिकता के लिए रोजगार मिले। ठीक है, और यहाँ तक जो लोग बाहर अध्ययन कर रहे हैं या कार्यरत हैं तो उनके हितों की सुरक्षा भी करना आयोग का मतलब काम रहेगा। और यहाँ तक कि भाई शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम बनाए और ऐसे मामलों में सरकार को क्या करे? सिफारिश दे। ये आयोग का काम रहेगा। तो संरचना और कार्य आपने दोनों देख लिया। आते हैं आगे। ये देखिए यहाँ सबसे बड़ी न्यूज क्या है, विपुल पंचोली पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति जी ने 5 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, तो यानी एक के साथ आपको 5 मिलेगा। तो कहा जाता है कि देखिए यहाँ 5 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और यहाँ पे मई में आपका कोलिजियम सिस्टम के द्वारा केंद्र में को सिफारिश दी गई है। और विपुल एम
पंचोली को पटना हाईकोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस बनाया गया है। और एक चीज और भी है, कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो यहाँ के थे आशुतोष कुमार, गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे त्रिलोक सिंह जी चौहान झारखंड के, और जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के, और जस्टिस विभू बाखरू कर्नाटक हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, याद रखिएगा जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन से नंबर के हैं पटना के, तो 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये। ठीक, यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक आयुष्य का विमोचन, तो भैया आप ये देख लिए, पुस्तक का नाम देख लिया आपने, लेखक का नाम आपने सुन लिया, क्या है, राजवर्धन आजाद। और एक चीज याद रखिएगा, किसने विमोचन किया, ये पॉइंट याद रखिएगा बस। तो यहाँ पे देखिए बिहार विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद स्थित सभागार में इनकी पुस्तक का विमोचन किया। तो भाई तीन चीज मिल गए, राइटर मिल गए, किताब का नाम मिल गया, और विमोचन किसने किया है वो मिल गया। तो फिर आप ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए देश में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर हो गया है, दूसरे नंबर पे आपका भोपाल है, लेकिन पटना का भाई पोजीशन क्या है, तो 21वां नंबर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना का कौन सा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इस बार इंदौर सुनते थे आप, लेकिन इस बार क्या हो गया है, अहमदाबाद पहले नंबर पे हो गया है, भोपाल दूसरे नंबर पे हो गया है, लखनऊ जो है आपका तीसरे नंबर पे है। डाटा बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और भी है, पिछले टॉप शहर इंदौर और सूरत सुपर स्वच्छ लीग। अगर हम एक चीज और भी है, देखिए सबसे स्वच्छ शहर अगर कहे तो अहमदाबाद हो गया, लेकिन यहाँ पे सुपर स्वच्छ लीग में शहर का नाम आएगा इंदौर ही आएगा। ठीक है, तो इंदौर इस बार पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे सूरत है, और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है, और चौथे नंबर पे विजयवाड़ा है। ठीक ना, विजयवाड़ा है। तो बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन आप पटना याद रखिए, अहमदाबाद याद रखिए, इंदौर याद रखिए, और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बिहार वन महोत्सव 2025 कहां से भैया, पटना से। तो भाई नीतीश कुमार जी देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट डाल रहे हैं। मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो भी सरकार की योजना है उसको याद रखिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ पर्यावरण में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए बिहार में वन महोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है, और वृक्षारोपण का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, और साथ में पटना से ये शुरू हुआ है। ठीक ना, पटना से आयोजित किया गया है। और किसने आयोजित करवाया है, तो भाई देखिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यह आयोजित किया गया है। एक चीज है कि चालू वित्तीय वर्ष जो है आपका 25 से 26 में 5 करोड़ पौधा लगाने की बात की गई है। कितना, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए नहीं भैया, पौधा लगाने की बात की गई है, लक्ष्य रखा गया है। और भी आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए प्रदेश में हरित आवरण में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो 2012 में। लेकिन एक चीज और भी है, सरकार क्या कह रहा है कि राज्य का हरित आवरण 15.05% हो चुका है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है कितना, तो 17%। और 17% कब पाना है, तो 28 में। यहाँ पे देखिए 2028 में ये लक्ष्य पाना है। तो कितने क्वेश्चन मिल चुके हैं आपको यहाँ पे। साथ में ये भी है कि भाई मुख्यमंत्री ने के पहल पर वर्ष 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किस वर्ष हुआ है, लक्ष्य कितना रखा गया है, सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन सॉरी, अब यहां पे बात करते हैं। देखिए बिहार के मखाना को मिला है भाई वैश्विक पासपोर्ट। अब ये किस चिड़िया का नाम है, वैश्विक पासपोर्ट। तो यहाँ पे पासपोर्ट, तो देखिए खास से अब अंतर्राष्ट्रीय खास बनने की ओर मखाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मखाना की पहचान हर पैकेट पर होगा HS कोड के साथ, इससे व्यापार पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि मखाना बिहार का एक प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है, जिसका उपयोग धार्मिक, औषधि और खाद्य प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र में जैसे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल जिले में उगाया जाता है। भारत सरकार ने मिथिला मखाना को GI टैग भी दिया है, और इसमें विशिष्ट
पहचान बनी है और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है, जिससे बिहार के किसानों को अधिक दाम, मांग की वृद्धि और नई वैश्विक मंडियों पर उनकी पहचान संभव होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे क्या है कि यहाँ पे एक शब्द आया, HS कोड क्या है? तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीब करीब 6 अंकों का कोड होता है। भारत में 8 अंकों का ये कोड उपयोग में लाया जाता है। तो मखाना जो है उसके लिए आपका ये कोड दिया गया है, मखाना पाउडर के लिए ये कोड दिया गया है और अन्य मखाना उत्पाद के लिए ये कोड दिया गया है। तो इसका मतलब है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO द्वारा तय एक क्या है, मानकीकृत प्रणाली है। इसके जरिए किसी भी उत्पाद को आयात निर्यात में टैक्सेशन के लिए, मतलब टैक्स से संबंधित छूट मिलने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए समस्तीपुर के पूसा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खुलने वाला है, यानी खुलेगा। और अनुसंधान केंद्र खुलेगा तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब देश का पहला अगर बिहार में हो तो भैया आप समझ सकते हैं। तो देखिए विश्व का 5वां है ना, और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर के पूसा में खुलेगा। इसको लेकर बिहार बजट में घोषणा भी की गई है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। याद देखिए एक चीज बता दूं, पूसा जो आपका समस्तीपुर में है, वहां पे जो नाम क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय, तो यानी राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर है। ठीक, तो ये बस फैक्ट याद रखिएगा कि भाई कहाँ खुलने वाला है और कौन सा नंबर पे है। यहाँ ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र है। जैसे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है तो दक्षिण अफ्रीका गन्ना अनुसंधान संस्थान है, चीन में है गुआंगजी गन्ना उद्योग अनुसंधान केंद्र, उसके बाद तंजानिया के किवाहा में है गन्ना वाला, और उसके बाद आपका बांग्लादेश गन्ना अनुसंधान संस्थान बांग्लादेश के इसुदी में स्थित है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला आते हैं, यहाँ पे क्या है, 18 से 28 वर्ष के 1 लाख युवाओं को 4 से 6 हजार मासिक इंटर्नशिप दिया जाएगा। देखिए चुनाव में है, चुनाव में भाई बहुत सारा चीज अभी ये किया गया है, इतना पैसा मिलने वाला है। योजना से क्या लाभ मिलेगा, यहाँ राज्य सरकार ने बता दिया है कि कहते हैं कि 12वीं और ITI डिप्लोमा स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवाओं को इंटर्नशिप राशि मिलेगी। योग्यता के अनुसार 3 से 12 महीने तक दी जाएगी। इंटर्नशिप राशि कितनी मिलेगी, तो 12वीं और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को 4,000 रुपया प्रति माह मिलेगा और ITI और डिप्लोमा धारकों को हर महीने 5,000 रुपये और स्नातक को और MA करने वाले को 6,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। अगर गृह जिले से बाहर हैं तो यहाँ पे यदि कोई युवा अपने गृह जिले से बाहर किसी अन्य जिले में इंटर्नशिप कर रहा है तो उसे 2,000 प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा। आजीविका सहयोग राशि 3 माह तक मिलेगी। ये सब फायदा होने वाला है युवाओं के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे कुछ करने को नहीं। जैसे कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको जैसे बता दूं कि भाई आपको ये पता होगा शेरशाह का मकबरा है कहाँ, तो सासाराम में है। जी, सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने अपने लिए एक मकबरा बनवाया था। उनकी मृत्यु के 3 माह बाद 16 अगस्त 1545 को बनकर तैयार हुआ था। बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इंडो इस्लामिक वास्तुशास्त्र का उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके GS में कि भाई किस वास्तुकला का उदाहरण है ये, जो मूल रूप से चमकीले रंगों में रंगा था और चमकदार टाइल्स से सजाया गया था। मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में है। ये तो आप तो गए भी होंगे, तो ये आपको याद रखिएगा। और अगला बात आता है यहाँ पे अगम कुआं। अगम कुआं क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए शेरशाह का मकबरा और अगम कुआं देश की जल विरासतों में शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अगम कुआं एक प्राचीन कुआं है और पुरातात्विक स्थल भी है। ऐसा माना जाता है कि 304 और 232 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट के काल का है
और ये आकार में गोलाकार है। और एक चीज और भी कहा जाता है ना कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसी में डाल दिए थे, है ना। तो गोलाकार है और इसके ऊपर करीब करीब 43 फीट हिस्से में ईंट बना हुआ है और शेष में 62 फीट जो है हिस्से में लकड़ी के छल्ले से बने हुए हैं। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए पुरातत्व स्थल के भीतर स्थित है। अशोक के शिलालेख 8 में कुएं का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके इतिहास में आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा। देश भर में कितने जल विरासतों में से आप मतलब कितने जल विरासत हैं, तो आप कहिएगा 78। और बिहार में कौन से हो गए, तो 2 हो गए, तो यानी बिहार में 2 और देश में पूरे 78 है। सर्वाधिक आपका महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और तमिलनाडु में 7-7 है। ठीक है, तो यह भाई आप याद रखिएगा जल विरासत के सूची में शामिल हो चुका है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं यहाँ पे राजगीर जू सफारी में 3 साल में शेर की संख्या 5 से बढ़कर 11 हुई है। अब भाई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है शेर का संख्या। और एक चीज मैं बता दूं कि आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा और कहाँ मिलेगा, तो भाई आप नंबर पे मेरा मैसेज कीजिए, पूरा का पूरा मैं पीडीएफ दे दूंगा। A4 साइज में है, A4 साइज में है, तो इसे आराम से प्रिंट करके निकाल सकते हैं। मोबाइल में भी रहेगा और प्रिंट करके आप ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप पढ़ लीजिएगा। राजगीर में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा, है ना। तो ये देश का चौथा है और शेर प्रजनन केंद्र, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखते हैं कि राजगीर में देश का चौथा प्रजनन केंद्र बनेगा और राजगीर जू सफारी में बनाया जाएगा। यह देश का चौथा केंद्र है, बार बार चौथा चौथा आ रहा है जी। तो भाई देखिए शेर की संख्या याद रखिएगा 5 से 11 हुआ है और अनुकूल है। और यहाँ पे बहुत सारे चीज 200%। वन मंत्री कौन है हमारे यहाँ, डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि जू सफारी में शेर की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, यह वातावरण में प्रजनन के लिए अनुकूल है। और राजगीर में जैव विविधता बेहतर है और शेरों का संरक्षण भी अच्छा है, इस वजह से मतलब जो भी है ये है। तो आप याद रखिएगा बस वो जो पॉइंट है। हाँ, जापान की मियावाकी विधि से पटना में लगेंगे पौधे। बाप रे बाप, ये अब मियावाकी क्या है जी। तो यहाँ पे देखिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत जुलाई से शुरू होगा पौधारोपण। जहां अधिक सरकारी जमीन होगी वहां इस विधि से पौधा लगाया जाएगा। क्या बात है। तो भाई ये याद रखिएगा मियावाकी विधि कहाँ किसका है, तो जापान का है। और ये पौधे कहाँ लगाए जा रहे हैं, इन्हें पता चल जाएगा कि आप कहिएगा कि कोनो सैटेलाइट का नाम है। ठीक, तो यहाँ देखिए पटना जिले में अब तक सामान्य तौर पर बरसात के दिनों में पौधारोपण किया जाता है, लेकिन जब जापानी तकनीकी मिया विधि से किया जाएगा तो इसकी शुरुआत इसी बरसात से होगी। इसके लिए असल का चयन किया गया है और सभी वीडियो से सरकारी भूमि की रिपोर्ट मांगी गई है। जहां अधिक सरकारी जमीन उपलब्ध होगा वहां पे मियावाकी विधि से पौधा लगाए जाएंगे। जल जीवन हरियाली के तहत इस बार मनरेगा से लगभग 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें जिले में 7 ऐसी जगह को चिन्हित किया जाएगा जहां पे मियावाकी विधि से वृक्षारोपण किया जाएगा। पहले क्या है, पहले इसको देख लिया जाए ना। यह वन रोपण की एक अनूठी विधि है। इसे जापान में अकीरा मियावाकी वनस्पति शास्त्री से विकसित किया गया था। इस विधि में एक छोटे से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के देसी पौधों को लगाया जाता है जो बाद में एक घने जंगल के रूप में विकसित हो जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य एक ऐसा जंगल बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जिसमें उच्च स्तर की जैविक विविधता भी पाई जाए। ठीक, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। और इस साल 8 लाख पौधे का लक्ष्य रखा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला पार्ट में कल लेकर आ जाऊंगा और इसी तरह से मैं आपको रोज रीडिंग डालूंगा जिससे आप इसको सही से कवर कर सकते हैं। और बाकी मैंने कह दिया है पीडीएफ चाहिए तो 1922247210 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। 29 रुपया बस सहयोग राशि दे दीजिए और उसके बाद आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, मैं अभी दूंगा तो अपडेट करके भी दूंगा, यानी पूरा अगस्त का भी अपडेट करके ही भी दूंगा, यानी जैसे जैसे दिन होगा। और अंतिम आपका 30 अगस्त के बाद ये अपडेट करके मैं आपको और भी दे दूंगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लूंगा। ठीक, जो अभी परचेज करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए